दोस्तों ऐसा कौन सा इलेक्ट्रीशियन होगा जो ये चाहेगा कि हमारे द्वारा वाइंड किया हुआ पंखा, हमारे द्वारा रिपेयर किया हुआ पंखा, हमारे द्वारा बैरिंग डाला हुआ पंखा सीजन के अंदर ही उसी कमी की वजह से वापस आ जाए? ऐसा कोई नहीं चाहेगा ना। तो अगर आप भी ऐसा नहीं चाहते हैं तो आज आपको हमारी ये वीडियो पूरा शुरू से लेकर के अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि सीलिंग फैन की वाइंडिंग करते समय, रिपेयरिंग करते समय, बैरिंग डालते समय, इसकी लीडों का कनेक्शन करते समय हमें वो कौन सी वो 5 गलतियां हैं जो अक्सर हमसे हो जाया करती हैं, हमें नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप नहीं करेंगे तो निश्चित आपका पंखा सीजन के अंदर तो कदापि वापस नहीं आएगा। आप पूछेंगे मेरा कब आता है, तो मेरा आता है तीसरे साल में, यानी कि 2 सीजन पार करने के बाद में वो पंखा मेरे पास आता है। कस्टमर कहता है भैया आपने किया था 2 साल तो बढ़िया चला, जैसे कंपनी 2 साल की गारंटी देती है, आपने रिपेयर करके दिया तब भी हमारा पंखा 2 साल चल गया। तो एक काम कीजिए, दोबारा से ऐसा ही कर दीजिए ताकि 2 साल फिर से चल जाए। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसा ही करना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर शुरू से लेकर के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहली गलती उन भाइयों से होती है जो अभी नया नया काम सीखे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वाइंडिंग करने का। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने पंखों की वाइंडिंग करने के लिए वो एक ही तरह की तार ला करके अपने पास में रख लेते हैं, चाहे 35 रख लेंगे, चाहे 36 रख लेंगे, चाहे 34 नंबर रख लेंगे, कोई सा भी रख लेंगे। और वो ये समझते हैं कि इनसे अगर हम अपने पंखों की वाइंडिंग करेंगे तो सबकी स्पीड अगर एक की बन गई तो सबकी बन जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। आपके पास में जो भी स्टैंपिंग आती है आप देखेंगे उन सब का साइज अलग अलग होता है, एक जैसा साइज किसी का नहीं होता है। कोई कोई ऐसी होती है अगर एक 10 mm की होगी, दूसरी जो है कि 20 mm की होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप अगर इसके अंदर एक ही नंबर की तार डाल देंगे तो निश्चित आपके पंखे के अंदर एक में स्पीड नहीं बनेगी और एक में जो है कि दोस्तों आपका पंखा बहुत ज्यादा गर्म होने लग जाएगा और जल्दी से फूक करके जल करके आपके पास में आ जाएगा। इसलिए आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। जो भी स्टैंपिंग आपके पास में आती है उनको उसके हिसाब से, उसकी जो स्टैंपिंग का साइज है उसके हिसाब से, जितनी स्लाटें उसके अंदर है उसके हिसाब से, कितनी टर्नें डालनी है, मतलब ये सबका साइज, सबका डाटा अलग अलग होता है। तो उनको उसके हिसाब से ही उसके अंदर आपको वाइंडिंग करनी चाहिए। अलग तार डालना चाहिए, अलग डाटा डालना चाहिए। सभी के अंदर एक जैसा डाटा नहीं डालना चाहिए और सभी के अंदर एक जैसी तार नहीं डालनी चाहिए। यानी कि सबके अंदर ऐसा नहीं कि आप 34 नंबर तार ही डाल दें या 35 नंबर ही डाल दें या 36 नंबर ही डाल दें। किसी में 34 नंबर लगती है, किसी में 35 नंबर लगती है, किसी में 36 और किसी में 37 नंबर भी लगती है। कंपनियां आजकल 10 mm की स्टैंपिंग के अंदर 37 नंबर की तार से वाइंडिंग करके दे रही हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये गलती नहीं करना है कि एक ही नंबर की तार से सारे पंखों की वाइंडिंग कर देना है। तो अब बात आती है कि आखिर हमें अपने पंखों के अंदर कौन से स्टैंपिंग के अंदर, यानी कितने साइज की स्टैंपिंग के अंदर कितने नंबर की तार डालनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूं, फटाफट से, ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। सभी वाइंडिंग का डाटा हमने अपने वेबसाइट के अंदर डाल रखा है बाकायदा, मतलब पूरी साइज डाटा, स्लॉट वगैरह सब कुछ लेकर के, उसका लिंक आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो उसका सीधा सीधा है कि अगर 10 से 12 mm की स्टैंपिंग आपके पास में आती है तो उसकी वाइंडिंग आपको 37 नंबर अगर आपके पास में तो 37 नंबर से भी कर सकते हैं, नहीं तो 36 नंबर से कर सकते हैं, 10 mm का और 12 mm का। 14 mm का आता है तो आप उसको 36 नंबर से कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप उसको 35 नंबर से करें। इसके अलावा अगर 14 mm से लेकर के 15-16 तक आता है तो उसको आप 35 नंबर से कीजिए। 18 mm का आ जाता है तो उसको भी आप 35 नंबर से कर सकते हैं। लेकिन अगर 20 mm का आ जाता है या 18 mm का भी है तो भी आप उसको 34 नंबर से और 20 mm वाले को 34 नंबर से कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको अपने पंखे के अंदर वाइंडिंग के वायर का सिलेक्शन करना है कि कौन से स्टैंपिंग के अंदर, कितने साइज की स्टैंपिंग के अंदर कितने नंबर की तार आपको लगानी है। अब इसमें एक बात और भी समझने वाली है, स्लॉट आपके पंखे के अंदर कोई सा भी हो, तार आप उनके मोटाई के हिसाब से ही लगाइएगा, तभी आपका पंखा ठीक से चल पाएगा। चाहे वो आपका 24 इंची का हो, चाहे आपका 36 इंची का पंखा हो, चाहे वो 48 या 56 इंची का क्यों ना हो, आपको उसकी मोटाई के हिसाब से ही तार का सिलेक्शन उसके लिए करना है। दूसरी गलती दोस्तों हम लोगों से ये होती है कि हमारे पास जो भी पंखा आता है वाइंड होने के लिए, उसके जो कैपेसिटर वगैरह जब हम लोग चेक करते हैं तो सीधे अपने बिजली के बोर्ड के अंदर जो सीरीज का सॉकेट जो है, जिसके अंदर हमारा सीरीज का बल्ब लगा होता है, उसके अंदर लगा करके पटाखा बुलवा करके देखते हैं या डायरेक्ट लगा के पटाखा बुलवा के देख लेते हैं। पर दोस्तों इस तरह से अगर आप कैपेसिटर की टेस्टिंग करते हैं तो आपको एक्यूरेट पता नहीं चल पाता है कि आपका जो कैपेसिटर है वो वीक है तो कितना वीक है, यानी कि वो कितना बचा हुआ है। आपको बिना मीटर की ये बात नहीं पता चलेगा। अब अगर आपको एक्यूरेसी से इसका पता लगाना है तो इसके लिए आपको 1600-1700 रुपए का मीटर आता है, उसको आपको लेना पड़ेगा, तब जाके आप एक्यूरेसी से पता लगा पाएंगे कि ये 2 MFD बचा हुआ है या 1.5 MFD बचा हुआ है।
यहीं पे अगर आप मान लीजिए कि सीरीज के अंदर उसको चेक किए और आपको मतलब एक बार पटाखा तेज बोल गया, एक बार धीरे बोलता है, एक बार तेज बोलता है, वहीं पे अगर तेज बोल गया तो आपने समझा भैया इसका कैपेसिटर ठीक है। अब वाइंडिंग करके दे देंगे, कैपेसिटर 2.5 MHD की जगह 1.5 MHD बचा हुआ है, तो दोस्तों वहां पे आपके पंखे की जो स्पीड है, चाहे आप कैसा ही डाटा उसके अंदर डाल दें, किसी भी कंपनी का डाटा ला करके क्यों ना डाल दें, फिर भी आपके पंखे की स्पीड है वो ठीक से नहीं बनेगी। इसलिए अगर आपके पास में मीटर नहीं है तो ज्यादा महंगा नहीं आता है, कस्टमर को भारी भी नहीं लगेगा। आप जब भी पंखों की वाइंडिंग करते हैं तो वहां पे कैपेसिटर साथ ही साथ चेंज कर दीजिए। 30-40 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएगा कस्टमर का, तो उसको नहीं दुखेगा, बशर्ते इसके कि उसको गर्मी में परेशान होना पड़े, वो रोज रोज आपको कहे भैया कैसा पंखा वाइंड करके दिया, स्पीड ही नहीं है यार, हवा ही नहीं देता है। और अगर आप कैपेसिटर नहीं बदलते हैं और उस पंखे का कैपेसिटर अगर वीक है तो निश्चित आपके जो पंखे की रनिंग की कॉइल है वो जल सकती है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ने लग जाता है जब हमारा जो स्टार्टिंग की कॉइल साथ नहीं देता, क्योंकि उसको कैपेसिटर वीक होने की वजह से करंट ही नहीं पूरा मिल पाएगा, जिससे कि वो पूरी तरह से ताकत नहीं लगा पाएगा, सहारा नहीं दे पाएगा रनिंग की कॉइल को। इसलिए आप जब भी पंखों की वाइंडिंग करते हैं तो वहां पे कैपेसिटर आपको जरूर बदल देना चाहिए। दूसरी गलती दोस्तों पंखे की रिपेयरिंग करते समय होती है कि वाइंडिंग करने के लिए हम ले लेते हैं कैपेसिटर भी, चलो हम कह देते हैं भैया आपका चल जाएगा, लेकिन बैरिंग की जब बात आती है तो बैरिंग के अंदर थोड़े से पैसे ज्यादा लगते हैं। अब यहाँ पे कस्टमर को जब हम कहते हैं कि भैया 150 रुपए लगेंगे बैरिंग चेंज करने के आपके, या 200 रुपए लग जाएंगे, जैसे बैरिंग की क्वालिटी होती है उसके हिसाब से जब हम उसको बताते हैं तो कस्टमर कई बार कहते हैं भैया ग्रीस व्रीस कर दो ना, है चल जाएगा। लेकिन आपको अगर गारंटी देनी है तो आपको ग्रीस नहीं करना चाहिए। अगर आप बैरिंग की ग्रीसिंग कर रहे हैं और बदले में गारंटी दे रहे हैं कस्टमर को कि भैया सीजन की आपको गारंटी मिल जाएगी, तो दोस्तों ऐसा करने से आपका जो पंखा है निश्चित सीजन के अंदर ही वापस आएगा और आपको मुफ्त में उसको रिपेयर करके देना पड़ेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने ऐसे हालात उत्पन्न ना हो कि आपको दोबारा से फ्री में इस पंखे को बैरिंग भी डाल के देना पड़े, वाइंडिंग भी करके देना पड़े, तो आपको चाहिए कि आप इसकी बैरिंग साथ ही साथ बदल दीजिए। ग्रीसिंग करके कभी भी गारंटी मत दीजिएगा। अगर ग्रीसिंग करके गारंटी देंगे तो निश्चित, क्योंकि ग्रीसिंग कब हम करते हैं जब पंखे की जो बैरिंग होती है वो सूख जाती है या उसके अंदर हल्की फुल्की आवाज आने लग जाती है। हल्की फुल्की जब आवाज आती है तभी पंखे की जो ग्रीस है अंदर में जो उसका लिक्विड वगैरह होता है वो जलसा, तो वो तभी जलता है जब उसके अंदर आवाज होती है। और अगर उसके अंदर आवाज है और आप उसको बदलने की बजाय उल्टा ग्रीस कर दे रहे हैं तो निश्चित ज्यादा नहीं, वो 2-4 दिनों के अंदर ही, जैसे 24 से 48 घंटे चलेगा, दोबारा से वो ग्रीस जल जाएगी और जैसे ग्रीस जलेगी बैरिंग जाम होगी और पंखा जो है कि दोबारा से फूक जाएगा, आपके पास में बहुत जल्दी ही वापस आ जाएगी। इसलिए कभी भी पंखे की अगर वाइंडिंग कर रहे हैं, बैरिंग के अंदर जरा सी भी आवाज हो तो आप उसको कस्टमर को बोल दीजिए भैया अगर इसको आप बदलवाओगे तभी हम इसकी गारंटी आपको सीजन की देंगे, वारंटी देंगे, अन्यथा वारंटी हम नहीं देंगे। नहीं तो अगर आप ये बात नहीं मानेंगे तो निश्चित सीजन के अंदर ही आपके पंखा जो कि आपके पास वापस आ जाएगा। चौथी गलती दोस्तों हम लोगों से ये होती है कि जब हम पंखों की अपने वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग करने के बाद में जब उसको हम फिटिंग करने लग जाते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि हमने बैरिंग भी उसकी चेंज कर दिया, फिर भी उसके अंदर आवाज आती ही रहती है। उसको जब हम शाफ्ट को हिलाते हैं तो शाफ्ट कटकट कटकट बोलता ही रहता है। तो ऐसे में क्या होता है जानते हो? वैसे मैंने इस तरह की बहुत सारी वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बताया कि शाफ्ट अगर कट जाए तो उसके ऊपर आपको पंच कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप पंच नहीं करते हैं और वैसे ही आप उसको फिट करके दे देते हैं तो आप चाहे किसी भी कंपनी की कितनी बढ़िया बैरिंग उसके अंदर क्यों ना लगा दे दीजिए, आपके पंखे के अंदर आवाज आती रहेगी, वो खचर खचर पचर पचर करता ही रहेगा। और ऐसा जब करेगा तो निश्चित आपका जो पंखा है वो बहुत जल्दी झटका ले लेकर के रनिंग की कुछ एक कॉइलें, 2 4 5 कॉइलें भी एक साथ जल सकती हैं, तो कुछ एक कॉइलें जल करके आपके पास में आ जाएगी और बार बार आपको उसको वाइंडिंग करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा भी शक होता है कि भाई इसकी जो शाफ्ट है वो कटी हुई है या बॉडी का जो सीट है वो कटा हुआ है। कटा हुआ का मतलब ये है कि अगर वहां पे लूज है, यानी कि अपने आप ही बहुत आराम से बैरिंग उसके अंदर चली जा रही है और बैरिंग अपने आप निकल जा रही है, मतलब बहुत ज्यादा लूज है, वो अपने आप ही मतलब ढक 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 हो रहा है, तो यहाँ पे आपको अपने उस शाफ्ट को या उस बॉडी कवर को जो लूज हो रखा है उसको किसी भी तरह से उसको टाइट करना चाहिए। अगर आप उसको टाइट नहीं करेंगे तो निश्चित आपका जो पंखा है वो आवाज करेगा और कुछ ही दिन के अंदर झटके ले लेकर के उसकी रनिंग के कॉइल को जला देगा और आपको दोबारा से उसके अंदर मेहनत करनी पड़ जाएगी और कस्टमर से 4 बातें भी आपको सुननी पड़ जाएंगी। इसलिए दोस्तों कभी भी आप पंखों की वाइंडिंग करते हैं तो उसकी शाफ्ट को भी जरूर देखें, खास करके उसकी जो नीचे वाली शाफ्ट होती है ज्यादातर वही कटती है, क्योंकि वो जो शाफ्ट होती है कंपनी की तरफ से पहले से ही लूज दी जाती है ताकि हम पंखे को आराम से ओपन कर सके, खोल सके। इसीलिए वहां पर स्प्रिंग भी लगा हुआ होता है जिससे कि हमारा पंखा अपने आप ही बैरिंग को छोड़ करके ऊपर आ जाए। कंपनियों के जो पंखे होते हैं उसकी एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए उसकी जो शाफ्ट होती है कम कटती है, लेकिन लोकल वाले की जो दोस्तों शाफ्ट बहुत ज्यादा कटती है। और ऐसे में अगर आप उसकी वाइंडिंग कर देंगे तो निश्चित आपकी वाइंडिंग के अंदर भी जल्दी से प्रॉब्लम आने वाली है। बैरिंग बदल रहे हैं तो भी शाफ्ट के ऊपर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि वो कहीं से कटा हुआ ना हो। उसके ऊपर पंच करके भी आप मतलब उसको ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर कई
ही में बताया है। इसके अलावा आप उसको वेल्डिंग करवा के, मशीनिंग करवा के भी उसको मतलब उस बेरिंग के साइज के हिसाब का बनवा सकते हैं। और नहीं अगर इतनी सुविधा है तो जहां से आप सामान लेकर के आते हैं वाइंडिंग वायर वगैरह, वहां पर शाफ्ट मिलती है, उसके पास ले जा करके हाइड्रोलिक मशीन भी उस पे होती है, या वहां ना हाइड्रोलिक मशीन हो तो शाफ्ट उससे लेकर के आप खुद ही, जैसे कूलर की किट की शाफ्ट आप बदलते हैं वैसे आप इसकी शाफ्ट भी बदल सकते हैं। और पांचवी दोस्तों जो प्रॉब्लम होती है वो भी हमारी गलती से ही होती है कि जब हम अपने पंखों की वाइंडिंग करते हैं तो तार तो हम चाहे कैसा ही लगा दें वाइंडिंग करने के लिए, लेकिन दोस्तों जब हम उसका कनेक्शन करने लग जाते हैं तो वहां पे हम लोग कई बार कंजूसी कर देते हैं। यानी कि जो हमारी 40-76 की जो तार होती है उसी को हम क्या करते हैं कनेक्शन के लिए इस्तेमाल करने लग जाते हैं। वो एल्युमिनियम की भी हो सकती है, कॉपर की भी हो सकती है। ज्यादातर जो दिमाग लगाएंगे वो कहेंगे नहीं भैया एल्युमिनियम के नहीं हम लगाएंगे, कॉपर वाली लगाएंगे। लेकिन दोस्तों 40-76 की जो तार होती है वो आधा mm से भी बहुत कम होती है, इसलिए अगर आप उसको लगाएंगे पंखे के अंदर और आप सोचेंगे कि आपका पंखा पूरा सीजन चलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपका पंखा पूरा सीजन नहीं चलेगा, जल्दी ही वो उसकी लीडें जो है शॉर्ट होकर के, गर्म होकर के शॉर्ट हो जाएंगी और शॉर्ट होकर के आपके पास में वापस आ जाएंगी। वो अकेले लीडें शॉर्ट नहीं होती हैं, जब शॉर्ट होती हैं तो पूरे के पूरे पंखे को भी कई बार जला देती हैं। और अगर पूरा पंखा ना भी जलाएं तो कम से कम ज्यादा नहीं तो उसके 2-3 कॉइलों तो जला ही देंगी जहां से वो लीडें गुजर रही होंगी। तो दोस्तों आप जब पंखों की वाइंडिंग करते हैं तो आपको वहां पर कम से कम 0.5 mm की वायर का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि दोस्तों आधा mm की तार का इस्तेमाल करना चाहिए जिसका गेज फुल होना चाहिए, जैसे कंपनियां करके देती हैं उस तरह से आपको उसकी लीडें हैवी वायर से निकालनी चाहिए, जिससे कि आपका जो पंखा है वो सीजन में तो कम से कम ना खराब हो, दूसरे सीजन में खराब हो जाए या तीसरे सीजन में खराब हो जाए तो भी आपके ऊपर कस्टमर का जो है कि विश्वास बना रहेगा कि हाँ भैया कम से कम करता है तो 2-3 साल तो चली जाता है। तो इस तरह का आपको काम करके देना चाहिए अपने कस्टमर को, जिससे कि वो संतुष्ट हो। दूसरे नंबर पर जब आप लीडों का कनेक्शन करते हैं तो लीडों का कनेक्शन करते समय आपको उसकी सोल्डरिंग कर देनी चाहिए, चाहे उस पंखे की वाइंडिंग आपने एल्युमिनियम से करी है चाहे कॉपर से करी है। लीड आपको कॉपर का ही निकालना है, लेकिन सोल्डरिंग आपको कर देना है दोनों के ऊपर। अब आप कहेंगे कि कॉपर के ऊपर तो हम सोल्डरिंग कर सकते हैं, पर एल्युमिनियम के ऊपर कैसे करें? दोस्तों एल्युमिनियम के ऊपर भी आप कर सकते हैं। उसके लिए एक फ्लक्स आता है, छोटी सी डिब्बी फ्लक्स की, उसको लेकर के आप एल्युमिनियम की वायर के साथ में कॉपर के वायर को मतलब सोल्डरिंग कर सकते हैं, आराम से वो हो जाता है। और कॉपर के ऊपर तो हो ही जाता है, वहां पे आपको थोड़ा सा तार को साफ करना पड़ेगा और उसका पेस्ट आता है 10-5 रुपए का, वो भी आप ले सकते हैं। और इससे भी अच्छा ये रहेगा कि अगर आप वाइंडिंग मतलब थोक में करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा आपके पास में पंखों की वाइंडिंग करने के लिए आता है, तो उसके लिए आपको एक स्पॉट वेल्डिंग मशीन लेना चाहिए जो कि निशाम की तरफ से आती है। हमारे पास में है, अगर आप भी चाहें तो आप भी मंगवा सकते हैं। इनका भी नंबर आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे दोस्तों आप अपने पंखों की जो वाइंडिंग है या किसी भी मोटर की वाइंडिंग करते हैं तो उसकी अगर आप सोल्डरिंग कर देते हैं तो निश्चित आपकी जो वाइंडिंग की जो लीडें हैं वो कभी भी हीट नहीं होंगी, क्योंकि वो कनेक्शन बिल्कुल ऐसे देता है कि मतलब ज्वाइंट बीच में है ही नहीं। तो अगर आप भी ऐसा काम करना चाहते हैं कि भैया ज्वाइंट ही ना मतलब पता चले मतलब कनेक्शन को, तो आप स्पॉट वेल्डिंग मशीन लेकर के अपने किसी भी मोटर की वाइंडिंग कीजिए, आपके मोटर के अंदर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों ये कुछ मिस्टेक होती है हम लोगों से, जो हम अपने पंखों की वाइंडिंग अपने मोटरों की वाइंडिंग करते हैं, तो और ये छोटी छोटी हमसे जब मिस्टेक हो जाती है तो हमारे पास में हमारे सिरदर्द बनने के लिए दोबारा से ये मोटरें हमारे पास आ जाती हैं और हमें इसके ऊपर पछताना पड़ता है और अपने जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं। तो ये दुख हमको और आपको ना उठाना पड़े, तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए हमेशा। और अगर बढ़िया क्वालिटी का आप सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन लेना चाहते हैं तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं फिलहाल निशाम इलेक्ट्रिक की सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन, जो कि दोस्तों बेस्ट क्वालिटी की सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन है ऑल ओवर इंडिया, जिसके अंदर एक नहीं 20 खासियत है। इसके लिए आप अगर डिटेल में अगर जानना चाहते हैं क्या क्या खासियत है तो उसकी भी डिटेल आपको हमारी इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगी। बाकी अगर आप पूछेंगे भैया हम इसको कहां से ले सकते हैं, तो इसके लिए आपको दोस्तों कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये मशीन घर बैठे मिल जाती है बाय कोरियर, चाहे आप इंडिया में कहीं पर भी रहते हैं। अगर लेना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी है, वहां से जो भी जानकारी लेना चाहें, बिना बिजली वाली मशीन लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, बिजली वाली लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, छोटी लेना चाहें इससे सस्ती लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, और इससे महंगी इससे बड़ी वाली लेना चाहे वो भी ले सकते हैं। और अब तो ये हाइड्रोलिक मशीन भी बना रहे हैं जो कि अपनी मोटरों की बैरिंग बदलने के लिए आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस हाइड्रोलिक मशीन की दोस्तों सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो मशीन हाई क्वालिटी की तो है ही, मार्केट के अंदर मिलने वाली मशीनों से क्वालिटी में 4 गुना बेस्ट है। और रही बात दाम की, भाई कितने की मशीन है, तो आप इनसे फोन करके खुद ही पूछ लीजिए, लगभग उनके बराबर ही रेट आपको मिलेगा। दोस्तों निशाम इलेक्ट्रिक की कोई भी प्रोडक्ट आपको लेना हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और नंबर भी उनका यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को, वहां से संपर्क करके आप इनसे ले सकते हैं। बाकी आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस तरह की वीडियो इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।